बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन नर्सिंग होम्स इसको टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके अंदर बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। नंबर वन, फूड सर्विस मैनेजमेंट इन नर्सिंग होम्स। नंबर टू, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स। एंड नंबर थ्री, MNT for chronic conditions like diabetes, hypercholesterolemia, hypertension and congestive heart failure। तो बेसिकली ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसको काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया था और हमने बात की थी कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स इन नर्सिंग होम्स ये बड़ा पुअर है और इसकी काजेज जो है उनको प्रोव किया जा रहा है और काजेज के साथ साथ फिर सॉल्यूशंस की बात की जाती है। इसके लिए फेडरल गाइडलाइंस भी पाई जाती हैं और इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी गाइडेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नर्सिंग होम्स जो हैं ये जस्ट लाइक होटलिंग, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस और इसके अंदर रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक करती है और कुछ एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंडिविजुअल्स को बॉर्न करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे फूड की क्वालिटी उसके ऊपर हमने बात की थी। इसके साथ साथ हमने फूड सोर्सेज की बात की थी कि जो भी यहाँ पे स्टफ प्रोक्योर किया जाए वो अप्रूव्ड सोर्सेज से होना चाहिए। फूड मेन्यू जो है वो एटलीस्ट उसको RDA फुलफिल करनी चाहिए जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एस्टेब्लिश की हुई है। इसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड सर्विंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रेपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें से लॉसेज जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के ना हो या मिनिमम टू मिनिमम हो और सर्विंग के अंदर कितनी बार इसको सर्व करना होगा, स्नैकिंग के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन टू मील्स ये कितना हो सकता है और इन केस एक रेजिडेंट जो है वो कंज्यूम करने से इनकार कर देता है तो उसके फिर अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट इक्वलेंट टू दैट पर्टिकुलर मील इट शुड बी प्रोवाइडेड। इसके बाद हमने बात की थी कि अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो सबसे लास्ट एक्टिविटी है वो फीडिंग बाय सेल्फ, इसके अंदर इश्यूज आ जाना तो फिर कुछ लोगों को असिस्टेंस की जरूरत होगी फीडिंग टाइम पे। इसके लिए फिर पेड फीडिंग असिस्टेंट्स का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये कास्ट में ऐड करेगा। इसका सोल्यूशन भी हमने बात की थी कि कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो उस टाइम पे इन नर्सिंग होम्स को विजिट कर सकते हैं, उनके साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं और वहाँ के रेजिडेंट्स को जो है फीडिंग में असिस्टेंस कर सकते हैं। इसके बाद फूड सर्विस सेक्शन जो है उसमें एथनो न्यूट्रिशन के हवाले से हमने बात की थी कि अब डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर से लोग जो हैं वो नर्सिंग होम्स में रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो बेसिकली मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। तो इनका खाना पीना जो है वो इनके कल्चर्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है, इनके कल्चरल हैबिट्स के साथ लिंक्ड होता है। इस कनेक्शन में एथनो न्यूट्रिशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फूड सर्विस मैनेजमेंट के अंदर और इसको फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ऐसी स्ट्रेटेजीज की बात की थी कि जिनसे डाइनिंग टाइम जो है उसको प्लेयरेबल बनाया जा सकता है। मे बी हमने उस डाइनिंग हॉल का जो इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करना है
वहाँ की लाइटिंग अच्छी करनी है, वहाँ पे एक सॉफ्ट किस्म का म्यूजिक जो है वो सूदिंग म्यूजिक हो सकता है, एरोमा थेरापीज हो सकती हैं, बड़ी बड़ी म्यूरल्स हो सकती हैं वहाँ पे हैंग, जिनसे इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी मेमोरीज जो है वो फ्रेश हो जाए। बुफे स्टाइल में फूड चॉइसेस जो हैं वो दी जा सकती हैं। तो ओवरऑल ये जो एस्पेक्ट्स है वो हम एड्रेस कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे कि ओल्ड एज के लिए भी फूड डाइट पिरामिड जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसको हम मॉडिफाइड फूड डाइट पिरामिड फॉर 70+ का नाम देते हैं। तो बेसिक थीम वही है जी। Modified food pyramid for 70+ adults can be used as a guide in choosing quality nutritive food for residents in nursing homes. And if we talk about the general principles, these are same as for adult ones. There should be plenty of variety. Diets high in grain products, vegetables, fruits, and these should be low in saturated fatty acids and cholesterol. The intake of sugar, salt should be low to moderate, and physical activity should be there to balance the energy intake. So the intensity, type, and nature of the physical activity depend upon the energy intake of the individual. नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं, हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, हमारा मस्कुलर मास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और हमारे मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स हैं वो भी लोअर मोड पे चले जाते हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेम रहती हैं, या इवन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज जो है उसको रिपोर्ट किया गया। तो अल्टीमेटली फिर चांसेस किस चीज़ के होते हैं कि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इनटेक इंश्योर नहीं करेंगे तो उससे वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। So this is basically the pictorial view of a modified food guide pyramid for adults 70+. And if you look at the base of the pyramid, the major emphasis is on the hydration. At least equal to 8 servings of water or fluids is suggested. Remaining requirements are almost similar. Minimum 6 servings should be from cereal group, preferably fortified cereals, followed by 2 to 3 servings of fruits and vegetables each, and 2 to 3 servings of dairy and meat group. The intake of fat, oils and sweets should be in low to moderation. As I have already mentioned that there are chances of micronutrients deficiencies in old age. So a prominent place has been given to the supplements. So this flag at the top reminds about the importance of supplements, especially calcium, vitamin D, vitamin B12. These type of nutrients should be available either through variety of food sources, and if it is not possible due to some reasons, then supplements should be provided. अगर आप डिटेल में जाके इसको देखना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपको हेल्प आउट कर सकता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें इसकी हिस्ट्री भी बताई गई है। 1999 में
मॉडिफाइड फूड गाइड पिरामिड जो है इसको सजेस्ट किया गया, और जो चीज़ें अभी मैंने आपके साथ पिक्टोरल फॉर्म में डिस्कस की हैं वो यहाँ पे आपको एलेबरेटिव फॉर्म में मिलेंगी। अब आइडियली तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वैरायटी होनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हैं तो उनको इंश्योर करना चाहिए थ्रू द प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो एज के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे एजिंग के साथ साथ भूख जो है वो कम लगती है, एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग, और इसकी रीजंस होती हैं टेस्ट और स्मेल की जो सेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम क्यों खाते हैं? बेसिकली किसी भी स्टफ का टेस्ट और स्मेल हमें मोटिवेट करती है, these act as stimulant। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम जो है वो भी अफेक्ट करता है। बीएमआर ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है कि बड़ा लोअर साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से नेचुरली इनटेक जो है वो लोअर साइड पे हो जाता है। और लिटरेचर को अगर हम देखें, almost 1000 to 1200 kilocalories in men and 600 to 800 kilocalories in women have been reported declined as a result of all these factors as I earlier mentioned। अब जब डिक्लाइन होगा खाना पीना जो है उसके अंदर, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, लाइक कैल्शियम, बी विटामिन्स, आयरन, जिंक, विटामिन ई। तो जबकि इनकी रिक्वायरमेंट्स ओल्ड एज में भी या तो सेम रहती है या इवन इंक्रीज कर जाती है, स्पेशली कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B6, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं ओल्ड एज के अंदर। अब सोल्यूशन क्या है? We should focus on nutrient dense foods. And what are the nutrient dense foods? Which have more nutrients as compared to calorific value. High nutrient to calorie ratio. Such type of foods should be encouraged. अब कुछ फूड्स के हम एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे जिनको हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फोर्टिफाइड एंड एनरिच्ड foods available are classified nutrient dense foods because they have more the number of nutrients per serving. Similarly, naturally, fruits and vegetables, they are considered nutrient dense, especially deep colored, dark green, orange and yellow fresh frozen or canned vegetables। जो भी अवेलेबल हो भाई, फ्रेश से बढ़ के कोई अच्छी चीज नहीं है, और अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं तो फ्रोजन फॉर्म में फ्रूट्स, कैंड फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस कैन बी यूज्ड। सिमिलरली, क्रोसीफेरस वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग बीट्स, केल, केल को भाई सुपर फूड भी कहा जाता है, कैबेज, ब्रोकली, बहुत ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ना सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बल्कि फाइटोकेमिकल्स लाइक इंडोल्स, फ्लेवोन्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना इनके अंदर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, और इनको एज अ सैलड भी यूज किया जा सकता है और एज अ मील भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं इनकी कंजम्पशन अगर हम बेहतर करने में कामयाब हो जाएं तो अल्टीमेटली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इनका इनटेक जो है वो किसी वजह से पॉसिबल ना हो या उस लेवल तक पॉसिबल ना हो तो फिर सप्लीमेंट्स जो उनको अलाउ किया जाता है। कैल्शियम, विटामिन डी, B12
इनको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। फाइबर और फ्लूइड इनटेक जो है उसको एज पर रिकमेंडेशन यूज करना चाहिए। अब कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो लोगों ने इन सेटिंग्स के अंदर जो है वो कंडक्ट की हुई हैं, और उनमें ये सजेस्ट किया गया कि नो डाउट फ्रेश ऑप्शन इज द बेस्ट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शुड कम फ्रॉम द न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, लेकिन ये देखा गया है कि रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज मोस्ट जुडिशियस अप्रोच to have a daily intake of fruits and vegetables, failing which vitamin supplements should be encouraged. There is another review, systematic review conducted by Hong and colleagues for National Institute of Health. And what is their statement? The strength of evidence is insufficient to support the presence or absence of benefits from the routine use of multivitamins and mineral supplements by adults in the United States, especially their preventive role for health ailments like cancer, CVD, hypertension, macular degeneration, etc. And these are the outcomes of clinical trials, randomized controlled trials used for the efficacy of multivitamins and mineral supplements for patients suffering from diabetes, Parkinson's disease, dementia, hearing loss, etc. Some studies we will discuss here, which will highlight the importance of some micronutrients that we should increase their intake. For example, in case of vitamin A, it has been reported to act as osteoblast and osteoclast. These are basically two types of activities. In first activity, osteoblast means cells involved in the formation of bones. So vitamin A promotes those cells which are involved in the bone formation. And osteoclast means this is basically a large multinuclear cell formed in bone marrow, which is associated with the normal absorption of bones. विटामिन ए का बेनिफिट जो है वो ना सिर्फ ये होगा कि बोन फार्मिंग सेल्स की नंबर बढ़ेगी, बल्कि उनकी एबिलिटी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की वो भी बढ़ाता है। तो विटामिन ए, इसका वीएन के साथ एसोसिएशन, इसका इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एसोसिएशन, एंटी इन्फेक्टिव रोल, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। लेकिन स्पेशली बोन्स की हेल्थ के साथ इसका जो एसोसिएशन है, ये मे भी आपके लिए जो है वो कदरे नई चीज हो। In some studies, it has been noticed that osteoporosis with vitamin A consumed in excess of more than 1500 microgram per day. अब इसमें देखें कि एक खास लेवल तक न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो है वो पॉजिटिव बेनिफिट देता है, और अगर हम उसकी मेगा डोजेजेस लेना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे कुछ स्टडीज के अंदर बेनिफिट की बजाय विटामिन ए का हाई इनटेक, स्पेशली 1500 माइक्रोग्राम पर डे या इससे ज्यादा, उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो रिपोर्टेड है।
अभी तक इसका एग्जैक्ट लेवल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि कहाँ से जाके कौन सा रेटिनोल का लेवल है कि जहाँ पे बोन की हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। इन सम स्टडीज increasing retinol intake attributable primarily to retinol from either diet or supplement, but not the beta carotene intake. Beta carotene is basically natural form of vitamin A. It was noted to have a graded increase in the relative risk of hip fracture. However, out of 20 clinical trials, the 3 randomized controlled studies reviewed involved serum markers of bone metabolism, but not the bone density or fracture outcomes. तो जो स्टडीज देखी गई हैं उनमें लिमिटेशन ये है कि उनके अंदर सीरम मार्कर्स ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म तो थे, लेकिन बोन्स की डेंसिटी और फ्रैक्चर के ऊपर उनके पैरामीटर्स नहीं थे। बहरहाल मैसेज क्या है इसमें से कि सप्लीमेंट्स की बजाय फूड से विटामिन ए की अवेलेबिलिटी स्पेशली बीटा कैरोटीनाइड्स की फॉर्म में सेफ साइड है। अदरवाइज जो रेटिनोल इनटेक है या जो सिंथेटिक वेरिएंट्स हैं उनसे कुछ स्टडीज के अंदर हिप फ्रैक्चर जो है वो रिपोर्टेड है। Vitamin D deficiency is likely in nursing homes residents due to multiple factors. अच्छा, बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह विटामिन डी के लॉसेस होने के भी चांसेस हैं, डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो डायरेक्ट हो जाती है कि भाई वहां पे सनलाइट का एक्सपोजर जब वो में भी उतना ना हो, आप एक कन्फाइंड एरिया के अंदर मैसूर हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली सनलाइट एक्सपोजर जो है वो डिफर करेगा। इसके बाद स्किन के अंदर ये एबिलिटी कम हो जाती है कि वो नेचुरली जो है ना वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करे, पॉलीकैल्सिफेरॉल की सिंथेसिस हो सके। तीसरा फैक्टर इनटेक डिक्रीज कर जाता है, चाहे डाइटरी इनटेक कम हो गया जिसकी वजह से ओवरऑल विटामिन डी की क्वांटिटी बॉडी में कम पहुंचेगी। इसके साथ साथ डिक्रीज्ड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ विटामिन डी इन द किडनीज, यानी किडनीज के अंदर भी एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके थ्रू विटामिन डी का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन किया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन डी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है सीरम के साथ वो भी इफेक्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा था तो ये तकरीबन 4 to 5 जो फैक्टर्स हैं which are associated with the vitamin D deficiency in old age individuals, these should be reported. Calcium and vitamin D supplements reduce the hip fractures in elderly women. Vitamin D and calcium supplements reduce the rate of falls in long-term care residents. ठीक है, तो ये दो फाइंडिंग्स जो है ना वो ना सिर्फ इनके खाने पीने से हिप फ्रैक्चर कम होगा बल्कि फॉल के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब ये जो लॉन्ग रेजिडेंट्स लॉन्ग स्टे वाली जो रेजिडेंसीज हैं, नर्सिंग होम्स हैं या कह लें कि असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, यहाँ पे फिर कुछ टेस्ट ऐसे डिवाइस किए गए हैं कि जिनसे विटामिन डी का स्टेटस जो है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो अगर बायोमार्कर जो विटामिन डी के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी डी लेवल्स, if they are less than 5 to 8
nanogram per milliliter, or you can also measure them into nanomole per liter. So this deficiency will reflect the severe levels, severe deficiency. And if the levels are below 15, then this is regarded as moderate deficiency. And if levels are less than 20, then it is regarded as mild insufficiency. Complications noted with different levels of vitamin D deficiency include osteoporosis and increased risk of fractures. अब ये किसमें ज्यादा होगा ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस और किसमें कम होंगे, ये डेफिशिएंसी के लेवल्स पे डिपेंड करेगा. So different levels of vitamin D deficiency have different consequences with respect to osteoporosis and fractures. Secondary hyperparathyroidism is seen with mild and moderate levels, and only in severe levels of deficiency, rickets and osteomalacia have been reported. One recent study concluded that decreased serum 25-hydroxy-D concentration in old person is associated with a greater risk of future admission in nursing homes. तो वो लोग जिनके अंदर इसके लेवल्स जो हैं वो इस बायोमार्कर्स के लेवल कम होंगे, उनके अंदर फ्यूचर में नर्सिंग होम्स के अंदर जब वो स्टे करेंगे, डिफरेंट टाइप के रिस्क जो हैं वो ज्यादा होंगे. कुछ स्टडीज में देखा गया कि इवन विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो जितनी रिपोर्ट हो रही है उससे भी ज्यादा ऑब्जर्व की गई है. और इसके नतीजे में एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस, इनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. Supplemental dosage of both vitamin D and calcium for individual residents should be decided after taking into account the estimated contribution from the dietary sources and, where possible, from the levels of 25-hydroxy in the serum. Innovative ways of administering vitamin D, such as vitamin D3 orally once every 3 months, is currently being explored. पाकिस्तान में भी भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो वो बड़ी एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में अपीयर हो चुकी है, और अब मार्केट में आपको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वाली डोजेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं. और इनको डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन डॉक्टर्स जो हैं वो हर महीने बाद या हर 6 महीने बाद इनका इनटेक जो है वो सजेस्ट करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी, और इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, कैरोटीनॉइड्स हैं. ब्रॉडली हम इनको एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी का नाम दे सकते हैं. और एक स्टडी के अंदर जिसमें तकरीबन 6000 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम ओल्ड एज होम्स, दे वर 70 years or above. और इस स्टडी में आउटकम्स जो सामने आए, मेजर कॉर्नरी इवेंट्स और वेस्कुलर इवेंट्स, असल में ये चीजें थी जिनको स्टडी करना मकसद था. नो डिफरेंस वाज फाउंड बिटवीन दिस ग्रुप एंड द प्लेसबो ग्रुप, जिसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि ओल्ड एज में एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी जो है उसका कॉर्नरी इवेंट्स के साथ कोई एसोसिएशन जो इन अ पॉजिटिव वे वो नहीं देखा गया.
Epidemiological data suggest that low levels of vitamin B2, 6, 12 and C and folic acid in older adults are frequently associated with cognitive decline. So mental ability जो है उसके अंदर decline आना शुरू हो जाता है और इसमें स्पेशली इन न्यूट्रिएंट्स का जो लो लेवल में चले जाना वो प्रूवन है. Some studies suggest a relationship between vitamin E, C and zinc intake in the maintenance of cognitive functions. Similarly, high fish consumption also seems to protect against cognitive impairment. क्योंकि फिश ऑयल के अंदर आपको ओमेगास जो है वो वाफर मिकदार में मिलते हैं. कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो यूजुअली हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होने चाहिए और जैसे जैसे हमारी एज जब बढ़ती है हमें कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो उनका इंटेक कम कर देना चाहिए. लेकिन ओल्ड एज होम्स में जो स्टडीज की गई हैं उनमें इसका कोई पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं देखा गया कि लो लेवल जो है ना उनकी वजह से कार्डिक प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा होगी. इसलिए वहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है कि डाइटरी सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए इस वजह से कि ये कोलेस्ट्रॉल रिच हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की रिस्ट्रिक्शन जो है ना उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ओल्ड एज में नहीं देखा गया. Some studies indicate that diet rich in lutein plus xanthin may protect against age-related macular degeneration in healthy women younger than 75 years. और ये मोस्टली सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ये एंटीऑक्सीडेंट्स के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं और लोग इनको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. तो आई साइट या आई हेल्थ के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का जो रोल है वो पॉजिटिव सेंस में रिपोर्टेड है. अब ये न्यूट्रिएंट्स चंद का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो इनके बारे में मजीद अगर हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वी कैन विजिट dietary reference intakes for various nutrients for older adults and general population. I have given the links of these two files which will be available in PDF mode, and here we can see the recommended levels of these nutrients.